सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट पॉलिटी की मैराथन करेंगे। ये उसका पार्ट 1 रहेगा और यहाँ आपके DSSB PRT 2026 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 26 मार्च को, उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और जो आगे होंगे उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं DSSB के, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल रहेगा। और इसकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैंने जो इसमें क्वेश्चंस करवाए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं और दोनों में ही मैं आपको करवाऊंगा। तो आई होप जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्हें समझ में आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इक्वलिटी बिफोर लॉ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल जो ये बताता है कि जो कानून है यानी कि जो लॉ है उससे बड़ा कोई भी नहीं है और उसके सामने सभी क्या है, इक्वल है, समान है। तो वो है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 ये कहता है कि चाहे कोई भी इंसान हो वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता, लॉ से बड़ा वो नहीं हो सकता। बाकी बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो आर्टिकल 13 है वो फंडामेंटल राइट जो है उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं यानी उनसे रिलेटेड जो कानून है उनके बारे में बताता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि आप बिल्कुल भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो कोई सी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, रेस का हो या उसका कोई भी जेंडर हो, तो उसके बेस पे आप उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी का जो राइट है वो मिलेगा। मतलब हर कोई नौकरी कर सकता है, हर कोई जो है वो कोई सा भी एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 guarantees equality before law and equal protection of laws. It combines the British concept equality before law and the American concept equal protection of laws. तो देखो ये जो है हमारा आर्टिकल 14 है ना, ये दो देशों से लिया गया, एक तो ब्रिटिश से और एक अमेरिका से। और हिंदी में मैंने यहाँ पे आपके लिए जो व्याख्या है वो लिख दिया, आप इसको पढ़ लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार है उनकी जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए, यूएसए। यूएसए से हमने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लिया है। और बाकी की जो कंट्रीज हैं उनसे भी देखते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। तो यूके जो है यानी कि ब्रिटेन, इससे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है यानी कि PS पार्लियामेंट्री सिस्टम। और इसके उसके बाद हमने इससे सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने इसी से लिया है। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, सिटीजनशिप। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड से हमने बहुत फेमस चीज़ ली है, वो है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से हमने एक तो रेजिडुअल पावर्स लिए, रेजिडुअल पावर्स। और फिर हमने लिया है फेडरल सिस्टम। जो फेडरल सिस्टम है ना वो भी हमने कहाँ से लिया है? वो भी हमने कनाडा से लिया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, यूएसए। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएसए। तो यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स। तो हमने कहाँ से लिया है? ये यूएसए से लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऐसा कौन सा आर्टिकल है इसमें जो प्रोवाइड करता है मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो कौन सा आर्टिकल है? वो है हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आप किसी के भी साथ छुआछूत यानी कि जो पहले डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस होती थी वो नहीं करोगे। और आर्टिकल जो 18 है, आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल। जो पहले लोग टाइटल्स लगाते थे ना, तो उनको भी एबोलिशन को बताया गया है। देन फिर आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 जो है वो मैंने आपको बता दिया था। आर्टिकल 16 यानी कि अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और आर्टिकल जो 15 है वो भी मैंने बता दिया था यानी कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल बंद। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड मेक्स इट्स प्रैक्टिस अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर लॉ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो क्या वो प्रेसिडेंट है? नहीं। पार्लियामेंट है? नहीं।
प्रधानमंत्री नहीं, वो है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जब कोई भी जस्टिस वगैरह हो तो कहाँ जाते हैं, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स में ही जाते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का संरक्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द पावर ऑफ जडिशियल रिव्यू, मतलब जस्टिस देने की जो पावर है उसकी वजह से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्केड्यूल डील्स विद पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज किस अनुसूची में वर्णित है। शेड्यूल या स्केड्यूल को क्या बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं। तो पंचायती राज के बारे में किस अनुसूची या शेड्यूल में बताया गया है, तो वो है हमारी 11th स्केड्यूल यानी 11वीं अनुसूची। और इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1992 में हुआ था। और जो 12th शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करती है, वो हमें बताती है म्यूनसिपैलिटीज़, यानी कि जो शहर में है। और पंचायती राज कहाँ होता है, गांव में होता है। और म्यूनसिपैलिटीज़ शहर में यानी कि अर्बन में। और 11th शेड्यूल यानी पंचायती राज रूरल में। तो जो 9th शेड्यूल है वो क्या कहती है, 9th शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। लैंड रिफॉर्म्स इससे रिलेटेड है, मतलब कि भूमि सुधार वगैरह। और 7th शेड्यूल क्या किससे रिलेटेड है, तो 7th शेड्यूल ये फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसमें मतलब 3 लिस्ट हैं, यूनियन की, स्टेट की और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी 11th शेड्यूल हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो रूल ऑफ लॉ ये हमने पीछे भी पढ़ा था, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कंट्री से लिया है, वो है ऑप्शन बी यूके। और फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक। और जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने लिया है जो इमरजेंसी पावर होती है ना वो, यानी कि जब फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन लगता है इमरजेंसी के टाइम, वो लिया है। तो इमरजेंसी हमने यहाँ से कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। तो ऑप्शन बी यूके ब्रिटेन हमारा करेक्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ हमें दिया था, मतलब हमें तो नहीं, यहाँ पे जो यूके में दिया था, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं, उसको वहाँ पे किसने दिया था, वो दिया था एवी डाइसी ने। इसका मतलब कि जो लॉ है वो सुप्रीम है, मतलब कानून से बढ़ के कोई नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि यूके ब्रिटेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, याद रखना यहाँ पे क्या है, ड्यूटीज है, राइट्स नहीं है। तो किस पार्ट में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारी पार्ट 4A में है, पार्ट 4A में है। और पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 4 में डीपीएसपी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, पार्ट 4A। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड आर मेंशन्ड इन पार्ट 4A। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कब ऐड करी गई थी, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड करी गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज करी गई थी इसीलिए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 कब हुआ था, 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसने क्या किया था, बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो किस आर्टिकल में हमें बताया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो हमें पता है आर्टिकल 19। और इसमें कितनी फ्रीडम्स हैं, कुल 6 फ्रीडम है आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल 18 मैंने बता दिया। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब जब आपकी गिरफ्तारी वगैरह हो जाती है तब आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, वो किस में बताया, आर्टिकल 20। और आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपकी जो लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन बी आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज ए, सब क्लॉज 1 का ए गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू सिटीजन्स। देन 10th क्वेश्चन, विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में कौन सी बॉडी जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, इलेक्शंस को करवाती है, या चुनाव कौन करवाता है, या पार्लियामेंट करवाती है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करवाता, प्रेसिडेंट भी नहीं करवाते,
वो करवाते हैं इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 324। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। याद रखना ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 21 जो है उसके बारे में कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल सही है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, नहीं, जब आप राइट टू लाइफ को ही सस्पेंड कर दोगे तो क्या फ़ायदा फिर, है ना। इट इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, नहीं ये सभी के लिए अवेलेबल है। तो हमारे ऑप्शन हैं ओनली वन, केवल ए, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, 1 ओनली बिकॉज इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड एंड इज अवेलेबल टू ऑल पर्सनस, या ऑप्शन डी 1 and 3 ओनली। तो ये जो ऑप्शन सी है ना ये हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी, आर्टिकल 21 guarantees right to life and personal liberty after the 44th amendment. It cannot be suspended even during emergency. It is available to both citizens and non-citizens। मतलब क्या हुआ था, जब 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसने क्या किया था, उसने ये बोला था, उसमें ये कर दिया गया था कि ये जब इमरजेंसी होगी तब भी इसको सस्पेंडेड नहीं किया जा सकता, और ये दोनों के लिए अवेलेबल है, चाहे वो इंडिया के सिटीजन्स हो चाहे वो इंडिया के सिटीजन्स ना हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू प्रमोट हार्मनी, ये तो है। टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। पर क्या टू वोट इन इलेक्शंस, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो आपका राइट है ना, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन पार्ट 4A, अदर ऑप्शंस आर क्लियरली लिस्टेड एज ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, ये न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, क्यों, क्योंकि जब DPSP का हनन होता है, इनको कोई वायलेट करता है तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। जब फंडामेंटल्स का वायलेशन होता है तब आप जा सकते हो, पर DPSP पे आप नहीं जा सकते। दे आर मेंशन इन पार्ट 4, बिल्कुल पार्ट 4 में है ये मेंशन। दे एम टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य बनाना है, बिल्कुल है। तो 2 और 3 हमारे करेक्ट होंगे। तो 2 एंड 3 ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, DPSP आर नॉन जस्टिएबल, ये जस्टिएबल है मतलब इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप, इनको अगर इनका कोई वायलेशन करता है तो आप इसकी वजह से कोर्ट में नहीं जा सकते। सो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, दे आर मेंशन इन पार्ट 4 एंड एम टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस, कौन सा इनमें से करेक्ट मैचेस है। तो DPSP कौन से पार्ट में, पार्ट 3 में नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 में, बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में, बिल्कुल यही सही है, यूनियन एग्जीक्यूटिव नहीं है। फंडामेंटल राइट्स ये आपका पार्ट 3 में है, DPSP पार्ट 4 में है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन पार्ट 4A में है। The next question, which of the following amendments removed right to property from fundamental rights? तो इनमें से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था। तो इसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट। इसने क्या किया था, जैसे राइट टू जो प्रॉपर्टी का एक्ट था ना वो आर्टिकल 300A में डाल दिया था, और उसको क्या कर दिया था, लीगल राइट बना दिया था। ऑप्शन बी, द 44th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1978 में। इसने क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के क्या बना दिया था, लीगल आर्टिकल अंडर आर्टिकल 300A। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें से कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये नहीं होगा। डुअल एग्जीक्यूटिव, हाँ ये होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होता है और कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट जो होता है वो नाम मात्र का होता है, बल्कि जो रियल हेड होता है वो कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। फिक्स्ड टेन्यूर नहीं होगा, प्रेसिडेंशियल डोमिनेंस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी, पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज डुअल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट, रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, वो है हमारा आर्टिकल 32।
ऑप्शन सी, आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कॉल्ड इट द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। Then next question, which of the following writs is issued to produce a person before the court? इनमें से किस रीट के तहत व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट प्रोवाइड करता है। तो इनमें से ऐसी कौन सी है जो ये बोलता है, मतलब कौन सी रिट है ये बताती है कि जो पर्सन है उसको कोर्ट के सामने लाओ? तो बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस नहीं होगा, सर्टियोररी नहीं होगा, क्यू वारंटो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, habeas corpus is issued to bring a detained person before the court to examine legality of detection। मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है उसके तहत बंदी व्यक्ति यानी जिसको गिरफ्तार कर लिया है उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ पे फिर जांच होती है कि उसको सही तरीके से गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया है। Then question next, which body is responsible for interpreting the constitution? संविधान की जो व्याख्या है वो कौन करता है, संविधान के बारे में कौन बताता है? क्या वो पार्लियामेंट है? नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि संविधान क्या है उसकी जो व्याख्या है वो क्या है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बताता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें फेडरल सिस्टम है, उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है और वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, पर यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे प्रेसिडेंट ही हेड नहीं होता हर चीज़ का। ये यूएसए में होता है क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है। तो ऑप्शन सी, इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी कि भारत जो है वो संसदीय प्रणाली को अपनाता है, राष्ट्रपति प्रणाली को नहीं अपनाता। Then next question, which of the following statements about the preamble is or are correct? प्रस्तावना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इट कैन बी अमेंडेड, इसे अमेंडमेंट करा जा सकता है। इट इज़ इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इसे न्यायालय में लागू कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता। तो वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, डी ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट नहीं है, टू और थ्री भी नहीं है, वन भी नहीं है, ये होगा ऑप्शन बी, वन एंड टू ओनली। तो ऑप्शन बी, जो प्रेम्बल है वो ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट है। और जब केशवानंद भारती का केस हुआ था तो उसमें बताया गया था कि इसको अमेंड भी करा जा सकता है, हाँ, जबकि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, मगर फिर भी ये नॉट इन्फोर्सेबल है इन कोर्ट्स, मतलब इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रेम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट? तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसके द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? वो थे हमारे 3 शब्द, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इससे पहले ये प्रेम्बल में नहीं थे। तो ऑप्शन बी, द 42nd अमेंडमेंट एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये सब जोड़े गए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप के बारे में यानी कि नागरिकता के बारे में। तो ऑप्शन ए, इंडिया फॉलो सिंगल सिटीजनशिप, बिल्कुल इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही चलती है। सिटीजन्स प्रोविजंस आर मेंशन इन पार्ट सेकंड, ये भी सही है। पार्लियामेंट हैज पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप, ये भी बिल्कुल सही है। तो वन एंड टू ये नहीं होगा, टू एंड थ्री नहीं होगा, वन एंड थ्री ऑल करेक्ट होगा क्योंकि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी, इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप पार्ट सेकंड में है और पार्लियामेंट से रेगुलेट करता है, वो उसके लिए कानून बनाता है जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव के निषेध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हमने पीछे पढ़ा था आर्टिकल 15। तो बी, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? इट डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल भी नहीं। इट डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। इट डील्स विद इमरजेंसी, ये भी नहीं होगा। इट डील्स विद सिटीजनशिप, ये भी नहीं होगा। और जबकि यहाँ पे आंसर लिखा है तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट है। तो 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो कैसे होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आंसर बी, आर्टिकल 368 लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।